फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज देखने वाले हैं समास। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम जो है आने वाला है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी आ रही है, वन रक्षक है, जेल पे रह रही है, और भी जितने एग्ज़ाम हैं सभी में जिसमें हिंदी आती है और हिंदी में समास आता है 100%। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें ट्रिक के साथ भी चलेंगे और जितनी भी समास के भेद हैं या समास जो है वो कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करेंगे। साथ साथ हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम क्या? ऑनलाइन फ्री स्टडी नाम है टेलीग्राम का। ये जो है लिखा हुआ टेलीग्राम का चैनल, यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं डेली बेसिस पर देखिए आपको मैथ की प्रैक्टिस टेस्ट डालता हूँ, 1 या 2 दिन छोड़कर जो है आपके साइंस की वीडियो डालता हूँ, या 1-2 दिन छोड़ के जो है हिंदी की वीडियो डालता हूँ। तो उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो मैं बनाऊँगा। आप लोगों से पहले ही बोल दूँ, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो एग्ज़ाम में जो शॉर्टकट ट्रिक मतलब बोलते हैं कि बस हम शॉर्टकट पढ़ लें उसके बाद हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, पास होना चाहते हैं, क्वालिफाई होना चाहते हैं। क्वालिफाई तो हर कोई आता है, मतलब आपको नौकरी चाहिए भाई। ओके, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कि भैया शॉर्टकट देख ली, ख़त्म बात। तो शॉर्टकट वाले तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हिंदी व्याकरण की, 1 लाइन 2 लाइन, मैंने भी लिखा है उस पर 1 लाइन। लेकिन वो 1 लाइन ट्रिक जो है वो क्या है अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा। तो देखिए समास का अर्थ क्या होता है। समास का सम धन आस। ओके, क्या होता है? सम धन आस पूछ लेता है कभी कभी। समास का समास विग्रह करिए। देखिए, एक होता है संधि विग्रह, एक होता है समास विग्रह। जो संधि विग्रह होता है वो वर्णों का विग्रह होता है, वर्णों का विग्रह करा जाता है। ओके, जो वर्ण होते हैं, छोटा बड़ा छोटी ये जो है वर्णमाला का विग्रह करते हैं और उनके विकार को हम संधि कहते हैं। समास जो होता है वो होता क्या है? जो शब्द होते हैं हमारे, क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं, शब्द को संक्षिप्त करना, शब्द को छोटा करना। एक बहुत बड़ी लाइन ही है, ओके, तो उस लाइन को छोटा करना वह कहलाता है समास। ओके, इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। समधन आस होगा। सम का मतलब होता है क्या भैया? पास होना। और आस का मतलब होता है बिठाना, यानी पास बिठाना। इसका मतलब होता है पास में बिठाना। ओके, आराम से चलेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बने रहिएगा अंत तक। इसके बाद में कभी भी समास की आपको परेशानी नहीं आएगी। एग्जाम में बैठे होंगे तो वो समास में ध्यान में ये आएगा कि ये आएगा, क्वेश्चन देखा आंसर आ जाएगा। ओके, वो कैसे आएगा? अब ये एक चार्ट दिख रहा है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में जब आएगा ना ये, तो दिमाग में हाँ ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये वाली चीज़ यहाँ पर रखनी है। तो देखिए समास होते हैं 6 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब इतना समझ लीजिएगा, इनकी ट्रिक बताऊँगा कि ये 6 के 6 एक ही लाइन में आपके याद हो जाएंगे। तो होता क्या है, हमारे कोई भी शब्द होता है, उस शब्द में प्रथम पद द्वितीय पद होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। अन्य पद किसे कहते हैं? अन्य पद मतलब ऐसा पद जो मतलब पहले पद और दूसरे पद से रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो अलग निकलता है, तो हम उसको अन्य पद कह सकते हैं। ओके, पहला पद मतलब प्रथम पद होता है, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद होता है, बस इतना। ओके, प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं, द्वितीय पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, 3 जो हमारे क्या हैं, हमारे 3 जो है समास हैं। ओके, ये वाले कौन से? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 3 को छोड़ दीजिए अभी, ये 3 को पकड़ लीजिए, बीच वाले को। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ये 3 यानी कि द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इनमें होता क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है।
क्या दोहराइएगा, फिर से दोहराइएगा जल्दी से मेरे साथ में। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान, पहला पद प्रधान किसमें? अव्ययीभाव में। ओके, दोनों पद प्रधान किसमें? द्वंद्व समास में। और कोई पद प्रधान नहीं है। ओके, कोई पद प्रधान नहीं है, वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास होता है। ओके, अब समास की मैंने एक तो देखिए किताब वाली जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि दो पदों को परस्पर मेल, परिभाषा क्या होती है? जब दो शब्दों का मेल होता है, उसका परस्पर मेल होता है, तो उसको हम समास कहते हैं। उनका संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक या अन्य पदों का लोप हो जाता है, कारक बताऊंगा क्या होता है, लोप भी बताऊंगा। लोप मतलब क्या होता है? ओके, लोप कर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को व्याकरण के रूप में समास कहते हैं। अब मेरे शब्दों में सुनिए, बिल्कुल सिंपल, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ जो है प्रकट किया जा रहा हो। सुनिएगा, यहाँ पर समास कर लीजिएगा। ओके, समास। ओके, ये समास कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वहाँ वह समास कहलाता है। ये जो है इतना समझ लिया, समास का जो है अर्थ जो है आपको समझ में आ गया। अब समास में होता क्या, कैसे वर्ड ऐसे कि मान लीजिए आपसे बोल दिया कि रेलगाड़ी जो है, इसका समास विग्रह करिए। ओके, इसका मतलब बताइए समास के रूप में। तो आप बोलेंगे रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। क्या बोलेंगे? रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। देखिए होता क्या है कि हमारे पास पहले था इतना बड़ा शब्द रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी, इसको क्या कह दिया गया? छोटा कर रेलगाड़ी। शरण को आगत, इसको हमने छोटा कर दिया, क्या कहा गया? शरणागत कहा गया। रसोई के लिए घर, ये बड़ा शब्द है, इसको छोटा करा, रसोई घर कहा गया। हाथ के लिए कड़ी, इसको छोटा करा गया, क्या लिखा गया? हथकड़ी। अब ये क्या है? इस साइड लेके हैं, ये है सारे के सारे समास, और ये जो है समास विग्रह कहलाते हैं, जो आपके राइट हैंड पर लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिए समास होते हैं 6 प्रकार के, अव्ययीभाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब इनकी होती है ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अपतक। क्या है ट्रिक? द्वंद्वी अपतक। द्वंद्व से बनेगा द्वंद्व समास, दी से बनेगा द्वंद्वी से बनेगा द्विगु समास, आ से बनेगा अव्ययीभाव समास, बा से बनेगा बहुब्रीहि समास, ता से बनेगा तत्पुरुष समास, का से बनेगा कर्मधारय समास। एक बार फिर से दोहराइएगा, द्वंद्वी अपतक, द्वंद्वी अपतक। द्वंद्व से बनेगा द्वंद्व समास, दी से बनेगा द्विगु समास, आ से बनेगा अव्ययीभाव समास, बा से बनेगा बहुब्रीहि समास, ता से बनेगा तत्पुरुष समास और का से बनेगा कर्मधारय समास। ओके, 6 के 6 आशा करूँगा याद हो गए। ओके, आगे चलते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बता देते हैं, इसमें उपसर्ग आता है ना, और उपसर्ग आता है, इतना बता देते हैं कि भैया इसमें उस पर उपसर्ग लगता है, उपसर्ग लगता है, किसी में प्रत्यय लगता है, क्या लगता है भैया? तो मैं आपको पूरा बताऊंगा अव्ययीभाव समास में होता क्या है। इसकी 4 मुख्य विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान, या हम इसे कह सकते हैं पहला पद अव्यय होता है। इसका मतलब भी समझाऊंगा अव्यय क्या होता है। उपसर्ग होता है, इसमें क्या होता है? उपसर्ग युक्त पद होता है। जो पहला पद होगा वह उपसर्ग युक्त होगा, और इसमें जो पद होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द की एक बार 2 बार जो है क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। 3 मुख्य विशेषता हैं किसकी? अव्ययीभाव समास की। अब यहाँ पर विशेष देखिए, पहला पद या तो प्रधान होगा या अव्यय होगा।
अब अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं किया जा सके, उसको अव्यय कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, अव्यय किसे की बहुत बार हमसे क्या कर लेते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछ लेता डायरेक्ट अव्यय क्या होता है। आपको परिभाषा दे दी, ये किसकी परिभाषा है बताइए? तो अव्यय की परिभाषा या पहला पद जो प्रधान है उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया जा सके, उसे अव्यय कहा जाता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए यथाशक्ति, क्या लिखा हुआ है? यथाशक्ति। अब देखिए पहला पद कौन सा? यथा। दूसरा पद कौन सा? शक्ति। अब उसने बोला पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है। ओके, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। ओके, उपसर्ग होता है। ये हमने क्या कर दी, इसकी विशेषता बता दी। अब यहाँ पर क्या है शक्ति है, यानी जी मान ली, पहले यथा को ले लीजिए। जो यथा है उसको आप नहीं बदल सकते, उसका कारक बदल सकते हैं क्या? उसका लिंग बदल सकते हैं क्या? यथा को यथी कर सकते हैं क्या? अगर यथी कर दी तो बिल्कुल मतलब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम छेड़ नहीं सकते। किसको? यथा को, यानी प्रथम पद को नहीं छेड़ सकते, यानी ये इसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसका कारक चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? अव्यय होगा। और अव्यय किस में आता है? अव्ययीभाव समास में। और दूसरा पद जिसको आप चेंज कर सकते हैं, शक्ति को शक्तियों लिख सकते हैं, कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। तो ये दूसरा पद हो गया। अब पहला पद प्रधान था, हमें पता था, तो हमने देख लिया पहले पद प्रधान है और अव्यय है, उपसर्ग है, ये हमारा प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ, ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। अब मान ली उपसर्ग युक्त पद हो, उपसर्ग पद युक्त हो मतलब कि जैसे मान लो नीरस लिखा है आपके पास, क्या लिखा है? नीरस लिखा है। नी का मतलब आप अलग रख दीजिए, रस रख दीजिए। अब पहला पद प्रधान है, ओके, उपसर्ग है, पहला पद प्रधान है, मैंने देख लिया, ये है अव्यय है। ऊपर वाला देखिए पहला पद कैसा है? अव्यय है, यथा अव्यय हो गया। अब उपसर्ग के तरीके से देखिए, उपसर्ग मतलब जो आगे का जो हमारा शब्द है वो नी अलग कर दिया, रस मैंने अलग कर दिया, रस का एक मतलब निकल रहा है और रस में मैंने उपसर्ग लगा दिया नी। क्या लगा दिया? नी लगा दिया। अब इसमें नी क्या? एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग किस में होता है? अव्ययीभाव समास में। अब इसी प्रकार आजन्म, क्या लिखा है? आजन्म। ओके, तो आ हटा दीजिए तो जन्म आएगा। प्रतिदिन, प्रति हटा दिए दिन आएगा। आमरण, आ हटा दीजिए मरण आएगा। प्रति क्षण, प्रति हटा दीजिए क्षण आएगा। निरोग, नी हटा दीजिए रोग आएगा। प्रत्येक, ओके, ओके, यहाँ पे प्रत्येक है। ओके, लापरवाह, ये सारे कैसे हैं? उपसर्ग युक्त ओके शब्द हैं, तो इसमें सभी में उपसर्ग युक्त शब्द हैं और ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। अब अगर हम बात करें, मैंने बोला था पुनरावृत्ति भी होती है, तो भैया पुनरावृत्ति होती है वह संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे आपने भाई संज्ञा को दो बार लिख दिए, 2 बार ही लिखना पड़ेगा क्योंकि संज्ञा की ही 2 बार पुनरावृत्ति होती है, उसमें डैश लगाना भूल गया मैं। ओके, लेकिन वो संज्ञा की ही पुनरावृत्ति सही लिखा है वो। जैसे कैसे? दिन दिन, घर घर, ओके, चला चली, ओके, रातों रात, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, रातों रात, ओके, पल पल, बार बार, कानों कान, शहर शहर, साफ साफ, मारा मारी, भागम भाग, हाथों हाथ, घर घर, बातों बात। ओके, तो ये जब संज्ञा की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। याद रखेंगे, संज्ञा की पुनरावृत्ति हो और संज्ञा दोनों समान हो। कैसी हो? संज्ञा समान हो। जब दोनों संज्ञा समान होंगी तभी अव्ययीभाव होगा। अगर संज्ञा विलोम हो गई, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए चला चली बोला है, ओके, चला चली है। अच्छा, यहाँ पर पति पत्नी होता
क्या होता, पति पत्नी होता। अब बोलेंगे यार पति पत्नी हो गया तो अव्ययी भाव होगा। अभी याद रखें कि अव्ययी भाव मैंने सिर्फ बोला संज्ञा संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, दोनों एक जैसे होते हैं। पति पत्नी विलोम शब्द हैं, पति और पत्नी दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये द्वंद्व समास में आता है। ओके, अभी थोड़े देर के लिए इसके बस अव्ययी भाव पर ही ध्यान दीजिए। ओके, चलिए अब आ गया हमारा द्वंद्व समास। क्या आ गया, द्वंद्व समास। इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं कि भैया इसमें जो है और आता है या फिर आप एक डैश आता है। भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं इसमें। ओके, द्वंद्व समास 4 प्रकार का होता है अलग अलग, लेकिन मैं आपको एक ही प्रकार में ही चारों के चारों समझा दूंगा। वो देखिए कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि ये द्वंद्व समास का कौन सा प्रकार है। ओके, ये नहीं पूछेगा। वो तत्पुरुष में थोड़ा बहुत पूछ सकता है आपसे। ओके, तत्पुरुष में बता दूंगा मैं तत्पुरुष में कैसे कैसे होते हैं, द्वंद्व में नहीं पूछता वो। ठीक है, द्वंद्व में तो सिर्फ पूछता है ये समास कौन सा है। ओके, तो द्वंद्व समास जो है उसकी विशेषता क्या है, इसमें दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे, प्रधान। इसका समास विग्रह करने पर बीच में और या डैश, ऐसा डैश है इसका बोध या फिर आता है, इसका बोध होता है या फिर ये आता है उसमें। ओके, अगर हम विशेष में दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है विशेष में एक और, इस समास में और का बोध आदि इत्यादि या विलोम शब्द का बोध होता है। क्या होता है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि आप इतना क्यों बता रहे, भाई इतना बताएंगे तभी एग्जाम में नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ओके, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं आता है कि भैया आप देख रहे होंगे मैथ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट हमने अच्छे से कर लिया, हिंदी हमने नहीं करा अच्छे से। हिंदी में स्कोरिंग है, हिंदी जो अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हिंदी स्कोरिंग नहीं है, हिंदी स्कोरिंग है क्योंकि मातृभाषा है, और मातृभाषा अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो मैं कहूँगा कि आपके नंबर सबसे ज़्यादा हिंदी में आना चाहिए, ना कि इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आना चाहिए, हर चीज़ में अच्छा आना चाहिए, लेकिन हिंदी में तो आने चाहिए। ओके, तो समास जो द्वंद्व समास होता है उसमें और का, आदि का, इत्यादि का और विलोम शब्द का बोध हमें होता है। दूसरी इसकी विशेषता लिखिएगा, 1 से लेकर 10 और 10 से जो भाज्य संख्या हैं, सुनिएगा, 1 से लेकर 10 और 10 से जो भाज्य संख्या हैं या फिर उनसे जो उपसर्ग बन रहे हैं, जो 10 से उपसर्ग बन रहे हैं उनको छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 10 और 10 से जितनी संख्या भाज्य हैं उनको छोड़कर सभी द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें और या आता है, इत्यादि आता है, विलोम शब्द आता है। 1 से लेकर 10 की जितनी भी संख्या है और उनसे अभाज्य संख्या है वो संख्याएं छोड़ दीजिए, बाकी सभी द्वंद्व समास में आती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, कृष्ण अर्जुन। अब आपसे बोला है कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है, तो कृष्ण और अर्जुन कौन से हैं, ये दोनों अलग अलग है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया घर घर, दोनों की संज्ञा कैसी, बराबर बराबर, मतलब समान समान है, घर घर। ओके ओके, रात, ओके, रातों रात, रातों रात मैंने रात दिन बोलता तो मैं द्वंद्व समास बोलता, क्योंकि रात और दिन आ रहा है, क्या है, रात और दिन आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला माता और पिता, माता पिता, माता इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, और का बोध आ रहा है। सीताराम, सीता और राम, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। 31, देखिए 10 से भाज्य नहीं है, 31, 1 और 30, 68, 8 और 60, जिनको आप अलग कर सकते हैं, और का आप यहाँ पर जो है इसमें और बीच में रख सकते हैं। जब भी आप ऐसे संख्यावाचक शब्द आ जाए उनके बीच में जब आप और को रख पाएँ और वो सेटिस्फाई हो कि भैया यहाँ पर और तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और सही बन रहा है, आप त्रिवेणी के बीच में रख के देखिए, त्रिभुज के बीच में रख के देखिए, क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये भी तो संख्यावाची, तिरंगा के बीच में रख के देखिए, रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते भाई। ओके, चवन्नी के बीच में रख सकते हैं,
रख सकते 4 और ओके चवन्नी के बीच में रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं यस बोलिए, नहीं रख सकते तो बताइएगा। ओके, बाकी मैं आगे ये ऑप्शन में आपको मैंने क्वेश्चन में ये रखा हुआ है। तो 68 को कैसे लिख सकते हैं? 8 और 60। ओके, तो और का बोध हो रहा है यानी कि द्वंद्व समास। कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि हम कैसे बोलेंगे? अब आदि का बोध कैसे होगा हमें? कुर्ता टोपी, और देखिए कुर्ता टोपी बोलते हैं, अरे भैया मेरा कुर्ता टोपी लेके आना। कुर्ता टोपी मतलब क्या बोला? कुर्ता टोपी और जो भी और भी चीज़ें हैं मेरी पहनने वाली वो लेकर आना। ओके, यानी आदि का बोध है। चाय वाय, चाय है, चाय तो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन वाय क्या है? वाय यहाँ पर है आदि इत्यादि और भी चीज़ें। चाय वाय, चाय के साथ में नाश्ता भी तो आता है, तो चाय और वाय, चाय का मतलब चाय हो गई, वाय का मतलब वो चाय के साथ में जो भी चीज़ आप खाते हैं आदि और चीज़ें। ओके, धोती कमीज, धोती कमीज आदि। ओके, रोटी वोटी, रोटी समझ में आता है, बोटी क्या है भैया? उसके साथ में खाने के साथ रोटी के साथ में सब्जी होगी कि नहीं होगी, है ना, सलाद होगी, अचार होगा, जो और चीज़ें होंगी इसको आदि में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ओके, जोड़ लिया जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी है आदि पड़ोसी, ठीक है, इसी प्रकार। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये जो है कभी कभी 3 शब्द आ जाते हैं, लाल वाल पाल, ये बहुत कम आप देखेंगे। यूट्यूब पर सर्च कर मारिएगा, अच्छे से अच्छे चैनल पर कर लीजिएगा, आपको ये 3 वाले जो शब्द हैं, लाल वाल पाल फूल, ओके, फल फूल मेवा मिष्ठान, 4 वाले 3 वाले, ये जब शब्द आ रहे हैं तो वो पढ़ाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए होता क्या है, ये थोड़ा डीपली में जाना पड़ता है इसके लिए। ओके, बस कुछ नहीं है, पढ़ाएंगे वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्टूडेंट थोड़ा सा क्या होता है, ये बोलते हैं ना ट्रिक पड़ जाता है, तो ट्रिक के वजह से दिक्कत होती है। देखिए लाल वाल पाल, तो लाल वाल समझ में आ गया, और पाल इत्यादि, लाल बाल और पाल इत्यादि, इसमें और भी आ गया और इत्यादि भी आ गया। फल फूल मेवा मिष्ठान, तो फल फूल आ गया हमारा, ओके, मेवा मिष्ठान इत्यादि। इसी प्रकार सुख दुख, ये कैसे होंगे? दोनों के विपरीत होंगे, सुख या दुख का बोध हो रहा है। ओके, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, रात दिन, रात या दिन, लाभ या हानि, चार चराचर, चर या अचर। ओके, तो ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले समास के ओर। ओके, तो प्रस्थान करें, यहाँ पर क्या आ गया? द्विगु समास आ गया। क्या आ गया? द्विगु समास आ गया। द्विगु समास मतलब होता है दो गाय, दो गाय। कैसी? दो गाय। देखिए द्विगु समास और द्वंद्व समास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बोलते हैं यार द्विगु समास द्वंद्व समास दोनों नाम सेम है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो द्वंद्व समास है वो 2 वर्णों वाला है, और द्विगु समास है वो इसमें 2 गाय का मतलब निकलता है। 2 गाय मतलब 2 मतलब संख्या, 2 मतलब संख्या, 2 मतलब संख्या। द्विगु गाय मतलब 2 गाय, 2 गाय मतलब संख्यावाची शब्द इसमें आएंगे। क्या आएंगे? संख्यावाची शब्द इसमें आएंगे। तो इसमें होता क्या है? दूसरा पद होता है प्रधान। क्या होता है? दूसरा पद होता है प्रधान। प्रथम पद किसी संख्या का बोध हमें कराता है, और संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर से सुनिए, इसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? संख्यावाची शब्द होते हैं। पहला पद हमें संख्यावाची मिलेगा, ओके, और जो दूसरा पद है वो प्रधान होगा, और किसी तीसरे या ये संपूर्ण मिलकर, ये पूरा का पूरा जो शब्द मिलकर हमें एक समूह का बोध कराएंगे। तो जैसे लिखा है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों वाला। ओके, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। 7 मंजिला, 7 मंजिलों का समूह। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे दुपट्टा, ओके, ओके, जैसे 2 पट्टों वाला। ओके, त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब नदी होती है, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसे। तिराया, जहाँ पर 3 राह मिलती हैं। ओके, तिरंगा, जिसमें 3 रंग हों। त्रिभुज, जिसमें
3 भुजाएं हो, चौराहा जिसकी 4 भुजाएं हो, चौखट जिसकी 4, ओके चौखट मतलब 4 खुटों वाला, ओके, चवन्नी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौपाई, पंचवटी, सभी में क्या आ रहे हैं? सभी में आ रहे हैं आपके कैसा, जो प्रथम पद कैसा आ रहा है? संख्यावाची, दूसरा प्रधान है। समझ लिए, बस इतना समझना, उसके बाद तो याद हो गया। ओके, यहाँ पर एक विशेष बात ये है, 1 से लेकर 10 तक और 10 से अभाज्य संख्या में द्विगु समास होता है। सुनिएगा फिर से, 1 से लेकर 10 तक और 10 से जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनमें द्विगु समास होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये विशेष बात थी। अगला क्या है? कर्मधारय समास। क्या आएगा? कर्मधारय समास। जो कर्म को धारण कर ले, जो कर्म को धारण कर ले वही कर्मधारय कहलाता है। एक्चुअल में होता ये है कि जो आपको जो भी शब्द आएगा, जो भी शब्द होगा, उसका जब आप पढ़ेंगे उसमें एक विशेषता नज़र आएगी। विशेषता मैं बताऊंगा अभी। विशेषता क्या होती, विशेषण क्या होती, विशेष्य क्या होती, उपमान क्या होता, उपमेय क्या होता। देखिए, जो विशेषता होती है, जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा है, मैंने बोला नील गगन, तो गगन क्या है? एक संज्ञा है। नील क्या है? नील मतलब नीला है। गगन कैसा? नीला है गगन, नीला है गगन, नील गगन बोला। हरी मिर्च, हरी है मिर्च, हरी मिर्च, हरी है मिर्च। मिर्च क्या है? संज्ञा है। गगन क्या है? संज्ञा है। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं, और इसी विशेषण को हम उपमान कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, इसी प्रकार क्या कह दिया? से नील गगन दिया हुआ, नीला है गगन। हरी मिर्च, मिर्च हरी है। चंद्रमुखी, कैसी? चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली। मृगनैनी, मृग के नैनों के समान नैनों वाली। महर्षि, महान है जो ऋषि। कैसा है? महान है जो ऋषि। ध्यान रखेंगे, इसमें हमें विशेषता का बोध होता है कि भैया जो संज्ञा है, जैसे महा है, ओके, महान है, कोई महान है, मतलब मैंने बताया कि भैया कोई महान, जैसे महात्मा भी बोलते हैं, जो महान आत्मा है, ओके, महान आत्मा है, तो आत्मा कौन है? महान है। तो जैसे ऋषि कौन है? महान। ऋषि एक्चुअल में क्या है? ये एक संज्ञा है। ओके, ऋषि क्या है? या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी, और इनकी जब विशेषता बताई जा रही हो तो वो कर्मधारय होता है। कर्म धारण मतलब कर्म को धारण करने वाला, उसकी विशेषता को बताने वाला कर्मधारण कहलाता है। ओके, अगला बहुब्रीहि समास। ओके, क्या होता है? बहुब्रीहि। अच्छा, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, ये मैंने बोला नहीं है। ओके, दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, चलिए अगला देखेंगे बहुब्रीहि। इसमें कोई भी जो पद होता है, ना पहला पद, ना दूसरा पद, ना पूर्व पद, ना उत्तर पद, दोनों के दोनों पद जो होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें जो अन्य पद होता है, कैसा अन्य पद, मतलब हम बोल कुछ रहे, इसका मतलब कुछ और आ जाए, बोल कुछ रहे इसका मतलब कुछ और आ जाए, तो उसको कहा जाता है, जो मतलब कुछ और आ जाएगा उसको कहेंगे अन्य पद। क्या बोलेंगे? अन्य पद। तो अन्य पद मतलब पहला ना दूसरा, बल्कि कुछ और अर्थ आए तो उसको अन्य पद कहेंगे, उसी को अन्य पद की प्रधानता कहेंगे। कैसे? देखिए कैसे। नीलकंठ, नीलकंठ। अब देखिए, अब मैं बोलूँगी नीला है कंठ जिसका, मैं बोल सकता हूँ इसका संधि विग्रह, ओके, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे। नीला कंठ है, ओके, नीला कंठ है। नीला कंठ है किसका? नीला कंठ है किसका भैया? अर्थात शिव भगवान, शिव जी का, यानी कि नीला है कंठ, मैंने इसका समास विग्रह किया, लेकिन इसका मतलब तो कुछ और ही निकल रहा भैया, शिव भगवान के बारे में बता रहा है। तो क्या अन्य पद की प्रधानता हो गई। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका,
लंबोदर लंबा है उदर जिसका। ओके, तो ये किसके बारे में बता रहा है भैया? ये गणेश जी के बारे में बता रहा है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। ओके, लिखचूस, अब ये बहुत कम लोगों को पता है, एग्जाम में बहुत बार आया है लिखचूस। ओके, तो बहुत कंजूस व्यक्ति जिसको कहते हैं, कंजूस व्यक्ति मतलब कंजुक, बहुत कंजूस हो उसको कहते हैं लिखचूस। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में तो इतना ध्यान रखना है, हम पढ़ कुछ रहे हैं इसका अर्थ कुछ निकल रहा है, पढ़ कुछ रहे हैं अर्थ कुछ निकल रहा है। लंबोदर का बन गया गणेश भगवान, नीलकंठ का बन गया शिव जी, गिरिधर जो होते हैं कृष्ण भगवान होते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए। ओके, यहाँ पर अब देखिए आगे और भी है। देखिए मैंने जो क्वेश्चन रखे उसमें आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। बहुब्रीहि समास में इतना ही बहुत काफ़ी, इतना ही समझना और आगे जो 30 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ओके, अब तत्पुरुष समास समझिए। देखिए तत्पुरुष समास के अलग अलग आपको 6 भेद मिल जाएंगे, इसके अपवाद भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपवाद भी साथ साथ समझा दूंगा, 6 भेद भी समझा दूंगा, कारक क्या होते हैं वो भी समझा दूंगा, तत्पुरुष समास भी आपको समझ में आ जाएगा। तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें होता है क्या है? जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं वो बताऊंगा। जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। क्या होते हैं? जो कारक चिन्ह होता है उन चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप मतलब मिल जाते हैं, उसको मिल जाते हैं मतलब उसको हटाकर जो है बिल्कुल हट जाता है वो, और दो शब्द आपस में मिल जाते हैं ना, इस प्रकार का लोप हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? 2 कारक, देखिए टोटल कारक होते हैं 8, 2 कारक जो है उनको छोड़ दीजिए। पहला कर्ता, कर्ता का कारक होता है ने, राम ने, श्याम ने, ओके, इस प्रकार का जो होता है ने, कर्ता। ओके, कर्ता का जो कारक है उसको छोड़ दीजिए। और संबोधन, हे भगवान, अरे या, अरे तू, अरे ए, ओ, हाय, ये जो होते हैं वो संबोधन वाचक होते हैं। कैसे संबोधन वाचक शब्द होते हैं, कारक होते हैं, सॉरी। तो ये कारक इन दोनों को छोड़ दिया, नहीं कि इसको संबोधन को, हे, अरे, ए, ओ, हाय, ने, ये छोड़कर सभी कारक चिन्हों को हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं और इन्हीं से तत्पुरुष समास बनता है। ओके, तो ये 2 शब्दों के बीच कारक चिन्हों का लोप से मिलकर तत्पुरुष समास बनता है। तो तत्पुरुष समास में आदि के पैसे होते हैं कितने? 8 कारक चिन्ह। जैसे कर्ता होता है, कर्म होता है, कारण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है, ये जो है, और संबोधन होता है। अब संबोधन को छोड़ दीजिए और कर्ता को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार कर्म तत्पुरुष समास होता है, कारण तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है, संबंध जो है तत्पुरुष समास होता है, और अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ओके, तो ये जो तत्पुरुष समास हैं, जब इनका लोप हो रहा है, जैसे को का लोप हो रहा है, से का लोप हो रहा है, द्वारा का लोप हो रहा है, को, के लिए, इनका लोप हो रहा है, तो ये जो है इस प्रकार की कहलाते हैं। ओके, तो 6 प्रकार होते हैं। 6 किसके होते हैं? तत्पुरुष समास के होते हैं। आराम से पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए, जिस प्रकार से लिखा शरणागत, शरणागत, शरण को आगत। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार शरण को आगत, शरणागत। अब इसमें को जो आ रहा है, देखिए को कहाँ पर है? कर्म है, कर्ता नहीं है, कर्म है, कर्म को लेना है। को कहाँ पर आ रहा है? एक तो संप्रदान में आ रहा है, ओके, एक आ रहा है कर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शरण को आगत, ओके, संप्रदान आएगा। शरण को आगत तत्पुरुष समास आ गया। पद मुक्त, पद से मुक्त। विद्यालय, ओके, विद्यालय, विद्यालय क्या है यहाँ पर? विद्यालय के लिए आलय, ओके, विद्यार्थी के लिए आलय, ओके, विद्या, ओके, विद्या के लिए आलय होता है यहाँ पर, ओके, याद रखेंगे, विद्या के लिए आलय, यहाँ पर विद्या होगा, ओके, यहाँ पर विद्या है, विद्या के लिए आलय। के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, के लिए का क्या है? लोप हो गया। किसका लोप हुआ? के लिए का लोप हो गया। अच्छा, के लिए कहाँ पर आ रहा है? के लिए यहाँ पर आ रहा है, किसमें? संप्रदान में।
तो जब जो है इस प्रकार का लोप हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। काम से का क्या हो गया, से का भी लोप हो गया, जी चुराने वाला उसका भी लोप हो गया। कन्यादान, कन्या का दान, क्या, कन्या का दान, का लोप हो गया। राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र का गौरव, का लोप हो गया। पर्वतारोहण, पर्वत पर रोहण, पर का जो है रो की क्या हो गया, लोप हो गया। दही बड़ा, दही में ओके डूबा हुआ बड़ा। दही में, मैं कहाँ पर आ रहा है देख लीजिए, मैं आता अधिग्रहण में, अधिग्रहण करना, ओके क्या करने, अधिग्रहण, कैप्चर कर लेना, ओके अधिग्रहण करना, मेरा अधिकार है भाई इस पर। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। मैं का जो है देखिए पूरा का पूरा पद देखिए, देख सकते हैं जो है कैसा हो गया, लोप हो गया। मैं डूबा हुआ बड़ा, ओके तो ये लोप हो गया, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे जो है पूरे के पूरे शब्द ही लुप्त हो जाते हैं। लुप्त भी आता है, ओके, लुप्त तत्पुरुष समास भी होता है। तो बैलगाड़ी, तो बैल से चलने वाली गाड़ी, तो से चलने वाली गाड़ी का लोप कर दिया। वायुयान, वायु में चलने वाला, वायु में चलने वाला यानी कि मैं चलने वाला का लोप हो गया, जिसके नीचे मैं लाइन बना रहा हूँ ना उसका लोप हो रहा है, ओके। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, ओके तो पकी हुई बड़ी हुई का मतलब ये भी लोप हो गया। मधुमक्खी, ओके तो एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, जो देखिए ये जो लास्ट वाला वर्ड है, यान, बड़ी, गाड़ी, मक्खी, मानुष, ये जो है पीछे आएगा और आगे वाला आगे आएगा। बीच में ऐसे शब्दांगे आएंगे जो लोप हो रहे होंगे, ओके ये समझ में आ गया। मधु, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष या मनुष्य, ओके। तो ये जो है चार्ट मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अब मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। ये चार्ट आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अव्ययीभाव समास प्रथम पद प्रधान, द्विगु समास दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि कोई भी पद प्रधान ही नहीं है, तीसरे की कोई जो है हमें पता चलता है। कर्मधारय में भी देखिए दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन हमें कर्म का ज्ञान होता है, किसी दूसरे के कर्म के बारे में विशेषता मिलती है, ओके विशेषता पता पड़ती है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तरी, ओके तो स्टार्ट हो जाइएगा। कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखी है तो आराम से 10 से 15 मिनट और देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। 5 से 7 नंबर, अगर एग्ज़ाम में कभी कभी 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि दो वर्णों के मेल या उनके विकार को संधि कहते हैं। तो ये वर्ण नहीं है, शब्द बोल रहा है तो संधि हटा दीजिए। अव्यय मैंने बताया छंद नहीं होता, अव्यय यहाँ पर है क्या, है क्या बताइएगा, क्या समास है, जल्दी से कमेंट कर दिए। तो इसका आंसर आएगा समास कहते हैं, ओके क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अव्यय होता है जिस भी शब्द में आप लिंग का परिवर्तन ना कर पाएँ, कारक का परिवर्तन ना कर पाएँ, तो उसको आप बोल सकते हैं अव्यय, ओके। चलिए, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय होता है, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए तो उसमें समास होता है। तो पहला पद प्रधान एक ही है, मात्र एक ही हमारे पास समास है, वह अव्ययीभाव समास। कैसा है, पहला पद प्रधान, बहुब्रीहि कोई भी पद प्रधान नहीं, कर्मधारय द्वितीय पद प्रधान। अब दिगु आप बताएंगे कि दिगु में कौन सा पद प्रधान होता है, ये होता है यहाँ पर मैंने, अच्छा इसका आंसर नहीं लगाया तो इस पर लगा देते हैं भाई, ये आएगा बहुब्रीहि, ओके ये आएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास क्या होता है, देखिए द्विगु से मैंने बताया था दो गाय, दो गाय, दो गाय, क्या बताया था, द्विगु मतलब दो गाय, दो आ रहा है
यानी संख्यावाची आएगा, द्वारा है यानी संख्यावाची आएगा। तो संख्यावाची आ रहा है क्या, और कैसा आता है यहाँ पर संख्यावाची आ रहा है क्या भैया? देखिए राजा रानी नहीं आ रहा, पीताम्बर नहीं आ रहा, त्रिभुवन, त्रिभुवन आ रहा है भाई साहब। क्या आ रहा है? त्रिभुवन आ रहा है। ओके, और भूदेव आ रहा है। तो त्रिभुवन हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? त्रिभुवन हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए आगे है हमारे पास क्या, तो इसका क्या होगा? इसका होगा त्रिभुवन। ओके, 3 आ रहा है त्रिभुवन। ओके, अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप करना, विस्तार करना, विग्रह करना, विच्छेद करना। कमेंट करिएगा। तो इसका अर्थ होता है किसी भी दो शब्दों को जोड़ना, आपस में जोड़ना और उनको छोटा करना। छोटा मतलब संक्षेप करना, संक्षिप्त करना। ओके, तो आ गया ऑप्शन 1। अधिकरण तत्पुरुष में है, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या? अब पहले मुझे बताइएगा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला, दूसरा, दोनों, या प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है? तृतीय पद का मतलब हो रहा है, वो बोल रहा है अन्य पद की बात हो रही है। ओके, तो कौन सा होता है तत्पुरुष समास में? कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट करेंगे। द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो कर्मधारय है क्या? तत्पुरुष है क्या? नहीं है भैया। दिगु है क्या या द्वंद्व है? कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर होगा दिगु। क्यों? दो गाय, दो गाय, शत, 100 का आ रहा है भैया, 100 आ रहे हैं यानी अंक आ रहे हैं, संख्याएं आ रही हैं, तो दिगु होगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देखिए त्रिभुवन, यहाँ पर त्रिभुवन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है? 3 भुजा वाला, यानी संख्या आ रही है, 2 दिगु हो गया। छत्रधारी, ओके, ये भी नहीं होगा। ओके, इसका मतलब कुछ निकल रहा है अगला। ओके, तो ये जो है बहुब्रीहि है। ओके, लव कुश, ये लव कुश क्या है? द्वंद्व समास है, दोनों अलग अलग है। लव कुश यानी दोनों लव और कुश। ओके, अब क्या है? भर पेट, यहाँ पर भर क्या है? उपसर्ग है, पेट ये संज्ञा है। ओके, तो यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? भर पेट। ओके, यहाँ पर लिखा स्वर्ण घट, स्वर्ण घट का समास विग्रह आपको बताना है। क्या होगा? स्वर्ण के घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट या घट के लिए स्वर्ण, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण का घट। घट मतलब स्वर्ण की जो हो सकते हैं ना, मतलब कह सकते हैं बर्तन होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्वर्ण का घट। ओके, अगला है निम्न में से कर्मधारय समास किसमें? कर्मधारय का मतलब जो विशेषता बताता है, जो किसकी विशेषता बताता है संज्ञा का विशेषता बताता है। विशेषण जो होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मधारय बोलते हैं। ओके, तो चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम या माता पिता। अब माता पिता में तो भैया ये द्वंद्व समास हो गया। नीलोत्तम है, चतुर्भुवन है, चतुर में दिगु हो गया, चक्रपाणी हो गया। बताइए चक्र, चक्र आ रहा है। ओके, चक्र तो देखिएगा क्या होगा? कर्मधारय, कर्म का उदाहरण करने वाला। जल्दी से इसका आंसर होगा नीलोत्पलम। ओके, तो नीला है पल, ओके, उत्पलम इस प्रकार का होगा। ओके, इसका मतलब बता देता हूँ। तो नीलोत्पलम मतलब होता है, ओके ये है, ओके एक मिनट रुकिए, अच्छा ये वाला होगा। चलिए ओके, ये अगला क्वेश्चन करेंगे। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या है? मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, रेलगाड़ी को मैंने बताया था भैया रेलगाड़ी का क्या है समास विग्रह क्या है। स्टार्टिंग में भी मैंने इसको बताया था, रेल के लिए गाड़ी या ऐसे करके बताया था। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा इसमें क्या होगा। ओके, इसमें होता क्या है? देखिए शब्दों का लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप हो रहा है, तो पर का लोप हो रहा है। रेलगाड़ी तो कौन तत्पुरुष समास आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आएगा और रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं, तत्पुरुष समास आएगा। इसमें लोप हो रहा है शब्द का, प्लुप्त शब्द आता है। ओके, यहाँ पर आता है लुप्त तत्पुरुष समास। ओके,
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? तो अव्ययीभाव समास कौन सा है? अव्ययीभाव मतलब प्रथम पद ओके कैसा होता है? अव्यय होता है, उपसर्ग होता है ओके, और पुनरावृत्ति होती है ओके। तो क्या पुनरावृत्ति होती है? प्रतिदिन, ये मैंने बताया था, ध्यान रखें, गृह, गत, कुमार, कुमारी या आचार, कुशल। तो इसका आंसर आएगा प्रतिदिन। क्या आएगा? प्रतिदिन। अगला है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास है। यथाविधि ओके, तो यहाँ पर है क्या? देखिए इसका समास विग्रह करिए। देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि हो सकता है क्या, कर्मधारय हो सकता है क्या, तत्पुरुष हो सकता है या अव्ययी होगा? बताइएगा। तो यथा एक क्या उपसर्ग है, विधि क्या है? एक संज्ञा है ओके। विधि एक तरीके से संज्ञा मतलब सर्वनाम है ओके। तो ये जो है हमारा क्या हो सकता है? तो ये क्या है? ये अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव है ओके। ये विधि के अनुसार हम इसे बोल सकते हैं ओके। अगला है पर्णकुटी, इसमें कौन सा समास है? पर्णकुटी में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, या कर्मधारय होगा, या बहुब्रीहि होगा? तो पर्णकुटी क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसमें क्या देखिए इसका मतलब होता है पर्णकुटी को बोला जाता है, मतलब इसका अगर हम पूर्ण जो विग्रह करें, समास विग्रह, तो ये पत्तों से बनी कुटी। तो से का यहाँ पर लोप हो रहा है। किसका? से का लोप हो रहा है। तो पत्तों से बनी कुटी या कुटिया, तो उसको बोलते हैं पर्णकुटी ओके। तत्पुरुष समास होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं द्विगु समास लेकर आता ओके, तो बहुत ही दिक्कत आती है आपको। आप बोलते हैं यार द्विगु समास भी आ रहा है, और कौन समास हो सकता है? देखिए द्विगु मतलब दो गाय वाला, यानी संख्यावाचक हो गया, है ना। अब संख्यावाचक है, यहाँ पर चतुर्भुज है, द्विगु हटा दिया, तो कौन सा होगा? कमेंट करिए। कर्म को धारण करने वाला विशेषता बता रहा है क्या चतुर्भुज? द्वंद्व बता रहा है क्या? तत्पुरुष बता रहा है क्या? तत्पुरुष मतलब किसी अन्य, मतलब किसी पूरे पद को लोप हो रहा है क्या इसमें? या बहुब्रीहि है, मतलब कोई भी पद है ही नहीं है, तीसरे पद की बात हो रही है। चतुर्भुज या चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, तो चार भुजाओं वाला चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का कुछ ज्ञान मिल रहा है हमें, मतलब इसमें चार भुजाओं को कुछ बोल रहा है भाई साहब। तो ये क्या होगा? बहुब्रीहि होगा ओके। यानी कि ये विष्णु भगवान के बारे में बता रहा है, चार भुजाओं वाला ओके, चार भुजाओं का समूह, यानी कि ये चार भुजाओं के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ पर क्या होता? द्विगु समास होता तो कन्फ्यूजन हो जाता ओके। तो लेकिन फिर भी आपको क्या लगाना था? बहुब्रीहि लगाना पड़ेगा, द्विगु नहीं लगाना है। तब भी आपको अगर ऐसा आ जाए, अभी आपको कन्फ्यूजन है, द्विगु लगाए या द्वंद्व लगाएं, तो उसका समास विग्रह कर लीजिए। अगर समास विग्रह करने के बाद आपको तब भी डाउट है, तो फिर दिक्कत है कि आपने सही से पढ़ा नहीं है। अगर आपने समास विग्रह कर लिया, डेफिनेटली इसका जो आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि अगला है, निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास इसमें से कौन सी? कमेंट कर देंगे। द्वंद्व समास मतलब विपरीत शब्द आएंगे, उल्टे आएंगे, विलोम आएंगे, आजकल, रातों रात, तो कौन सा है? ये अव्ययी हो गया। दिन दिन भी अव्ययी हो गया। वीर पुरुष ओके, ये दूसरा हो गया ओके। यहाँ पर क्या आएगा? आजकल, ये कैसे हैं? विपरीत है ओके। माता मतदान, अच्छा माता पिता तो जो है हमारा अगला हो गया। मतदान लिखा है, मतदान का शब्द का जो कौन सा आएगा? मत को दान करने वाला। सुनिएगा, जो मत को दान करता है, मत को दान करने वाला, इसका समास विग्रह किया हमने। अब बहुत सिंपल समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा? द्विगु होगा? नहीं होगा। द्वंद्व होगा? नहीं होगा। अव्ययी होगा क्या? मत दाता, मत दाता क्या हो रहा है? मत को दान करने वाला हमने बोला, तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। को का लोप हो रहा है ओके। अगला यहाँ पर ओके, मत को दान करने वाला या देने वाला, ये तत्पुरुष समास होता है, याद रखेंगे। नरेश शब्द का समास विग्रह है। नरों, अच्छा इसका समास विग्रह बताना है, तो इसमें होगा नरों का ईश। नरों का ईश, इसमें कौन सा समास है भाई साहब? इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। का वो जो है लोप हो रहा है। का क्या है? संबंध कारक है ओके। अगला, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी, विद्या ओके, किसके लिए? विद्यार्थी मतलब
ये देखिए विद्यार्थी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ भरी हुई है, लेकिन आप देखिए आगा कि विद्यार्थी जब भी आता है तो कन्फ्यूजन होता है इसमें कौन सा समास आएगा। विद्या के लिए आरती, देखिए विद्या के लिए आरती नहीं होता, विद्या किसके लिए, देखिए विद्यार्थी किसके लिए आतुर, देखिए ऐसे बोलेंगे विद्यार्थी आतुर है, विद्यार्थी आतुर है किसके लिए, विद्या के लिए, विद्यार्थी आतुर है विद्या के लिए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये जब बहुत अच्छी किताबों से पढ़ेंगे सभी तब समझ में आएगा। विद्या के लिए जो आतुर होता है उसे बोलते हैं विद्यार्थी, है ना। विद्या के लिए जो आतुर होता है उसे बोलते हैं विद्यार्थी। कौन सा दिगु है क्या, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है, तो ये कौन सा है, तत्पुरुष समास होगा। ओके, इसमें विद्या के लिए का लोप हो रहा है। ओके, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है कौन सा, पहला, अच्छा पूर्व पद, उत्तर पद या उभय पद या अन्य पद। अच्छा पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर मतलब दूसरा पद, उभय मतलब जो मध्य वाला होता है उसको बोलते हैं उभय, मतलब ऐसा तो होता नहीं है इसमें उभय कुछ भी नहीं होता। अन्य पद मतलब अन्य, मतलब जिसकी किसी की बात किसी को हो रही है और मतलब किसी का निकल रहा है तो अन्य पद बोलेंगे इसे। ओके, तो यहाँ पर उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, दही बड़ा, ये मैंने करवाया था अभी कुछ देर पहले, आया भी एग्जाम में। दही बड़ा का समास विग्रह कीजिए, तो दही में डूबा हुआ बड़ा से बोलते हैं दही बड़ा। किस समास में आता है भाई सब, आता है कौन समास, जल्दी से बताइएगा। तो ये समास जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका समास कमेंट करिए भैया, इसका समास क्या है। दही में डूबा हुआ बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हुआ है, इसको कमेंट करना है कौन से एग्जाम में। और एक और एग्जाम का क्वेश्चन, कपि पुंगव, कवि पुंगव का समास विग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, एग्जाम में इतने बार पूछा गया है, आज से 2-3 साल पहले के एग्जाम उठा लीजिए, हिंदी में जब भी क्वेश्चन आया है, समास क्वेश्चन आया तो एक ही क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है समास का, कभी पुंगव रख दीजिए, समझ ही नहीं पाएंगे स्टूडेंट क्या है। ओके, उल्टा सीधा लगा जाएंगे। तो पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ है, कवि में पुंगव है या कवि में श्रेष्ठ है उसे बोलते हैं कवि पुंगव। ओके, तो ये कवि पुंगव होता है, ये कवि में श्रेष्ठ है, ये होता है अधिकरण करना, तत्पुरुष समास। ओके, अगला निडर, निडर कैसा है, निडर, निडर दिगु है नहीं है, द्वंद्व है नहीं है, तत्पुरुष है नहीं है, क्या है, अव्ययी भाव है। ओके, अंधकूप मतलब अंधा है जो, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कुआ, कूप मतलब कुआ, ऐसा कुआ जो अंधा है, अंधा है जो कुआ, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो क्या आएगा, द्वंद्व आएगा, बहुब्रीहि आएगा, कर्मधारय आएगा, अव्ययी भाव आएगा, तो इसमें आया कर्मधारय। ओके, क्या आएगा, विशेषता होता है, कौन अंधा है, कूप अंधा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का वर्णन इसमें हो रहा है, कूप कैसा है, अंधा है, विशेषता क्या है, अंधी है, विशेषण क्या है, अंधा है, समझ में आ गया, उपमान क्या है, अंधा है। ओके, चलिए, अंधा है जो कुआ। ओके, अगला यथा समय में समास है, दिगु है क्या, नहीं है, तत्पुरुष है क्या, द्वंद्व है क्या, नहीं है, तो कौन सा है, अव्ययी है भाई। ओके, जो पूर्व में ना हुआ हो, पूर्ववत मतलब जो पूर्व में हो गया हो, पूर्ववत मतलब होता है जो पूर्व में हो गया हो। ओके, पूर्व रूपी जो पूर्व पहले जैसा हो, पूर्व रूपी मतलब पहले जैसा हो। पूर्वभूत मतलब पहले कभी हुआ हो, पूर्वभूत मतलब पहले हुआ था ऐसा, हम उसे बोलते हैं पूर्वभूत। ओके, और जो पूर्व में ना हुआ उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व में जो कभी नहीं हुआ है उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, ये होता है। ओके, इसमें कौन सा समास है मुझे आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसमें समास होगा अव्ययी भाव। ओके, अगला धीरे धीरे में कौन सा समास है, कमेंट कर देंगे, धीरे धीरे में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो धीरे धीरे में द्वंद्व समास है, दिगु समास है, दिगु मतलब दो गाय नहीं होगा। बहुब्रीहि, क्या बहुब्रीहि मतलब कि किसी अन्य की बात हो रही नहीं। अव्ययी भाव होगा, इसमें दो पदों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बिल्कुल सही है। अगला नवरत्न यानी कि किसकी बात आ रही, नौ, दिगु। ओके, नवरत्न, अच्छा नवरत्न से कुछ निकल रहा है क्या,
ऐसा कुछ है क्या? बहुब्री है ही नहीं है तो हटा दीजिए इसे। तो ये यहाँ पर आएगा, द्विगुई आएगा। ओके, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अभी तक मैंने आपसे ना लाइक का बोला ना शेयर का बोला, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक वीडियो देखी है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है भाई। ओके, और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो शेयर नहीं होती, अच्छा नहीं लगता भाई, शेयर ज़रूर करेंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे और भी इसी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।